बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। 3-4 अहम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून है, उनका एक अहम बयान सामने आया है, जिस बयान के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ मामला चल रहे हैं, कुछ बेंचेस की तब्दीली पर तनाज़ात की जद में है। आज जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जो है वो रिक्वेस्ट पर वहां पे विजिट किया है और उनकी जो बिल्डिंग है उसका विजिट किया। उसके बाद उन्होंने एक स्पीच की है। उनकी स्पीच में कुछ बयान ऐसा था जो जिससे तासुर मिल रहा है कि वो डायरेक्टली जुडिशरी को कुछ कह रहे हैं। इस पे तो हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारा दूसरा मौजू होगा हुकूमत के लिए खतरे की घंटी क्या है। तीसरा हमारा मौजू होगा आज GHQ हमला केसेस की समाअत थी, तो समाअत के दौरान क्या हुआ। कल ऐसे लग रहा था कि आज की समाअत अडयाला जेल में ही होगी, लेकिन अडयाला जेल में आज की समाअत नहीं हुई, तो आइंदा होगी या नहीं होगी, इस पे जो है वो हम एक तो बात करेंगे। और इसके अलावा हमारा मौजू जो होगा वो है 14 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ट्रांसफर जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस आए थे उनके जजेस ट्रांसफर जो हुए थे सीनियरिटी वाले मामला, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 सिटिंग जजेस की पिटीशन पर समाअत होने जा रही है। उस पर तफसील के साथ जो है बात करते हैं। सबसे पहले तो आज़म नज़ीर तारड़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जो है वो रिक्वेस्ट पर वहां पे आए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो इस्लामाबाद के जो वकला हैं उनके मुतालबात हैं, वहां बिल्डिंग बन रही है, चैम्बर्स हैं, दीगर जो इशूज हैं वो उनके गायब उनके सामने रख रहे हैं। लेकिन इनके तासुर मिल रहा है कि 14 अप्रैल को जो ट्रांसफर जजेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत होने जा रही है, उसमें एक दरखास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। जिस तरह बाकी जो है वो बार एसोसिएशन है उनकी जानिब से है, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी है। इस दौरान आज़म नज़ीर तारड़ साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का विजिट बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी अहमियत जो है वो बढ़ जाती है। और क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जो मौजूदा क़यादत है, जो इससे कबल जो है वो रियासत अली आजाद सदर थे और अब हैं वाजिद अली गिलानी साहब और मंजूर अहमद जजा सेक्रेटरी हैं, तो क्या मौजूदा क़यादत उसकी पैरवी उसी तरह करेगी जिस तरह जो है वो दायरी हुई थी। और जिस तरह जब ट्रांसफर जजेस यहाँ पे लाने की बात हुई थी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद बार काउंसिल, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, सारी बार इकट्ठी हो गई थी। इतवार का दिन था, बड़ी हंगामा खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद अगले दिन जो है वो बड़ा जो है वो उन्होंने एक लार्जर जो एक बहुत बड़े पैमाने पर वकला इकट्ठे हुए थे, कन्वेंशन जो है वो करवाया था और उसमें बड़ी सख्त तकारीर की गई थी और ये कहा गया था कि ट्रांसफर जजेस को हम जो है वो यहाँ नहीं आने देंगे, हम रेजिस्ट करेंगे और उन्होंने कहा था कि हम एहतजाज भी करेंगे। और उसके बाद माहौल जो है वो बदलता हमें नजर आ रहा है। अब जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब है वो यहाँ पे आए, उन्होंने एक तो ये कहा कि जजेस की ट्रांसफर के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ने फैसला करना है। उनके मुंतखब करने के बाद वज़ीर आज़म उनको देखेंगे, बाद हजार दूसरे सूबों से जजेस के हवाले से वफाक जो है वो तैनात में होंगे। और उस ये बात उन्होंने इस हवाले से भी की, ये दुरुस्त चीज नहीं है, जजेस तैनात नहीं हो सकते। मतलब ये है कि ट्रांसफर जजेस के हक में उन्होंने बात की और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर केसेस नहीं सुन सकते तो घर जाएं, ये शाही दरबार नहीं है, ये आईनी अदालतें हैं। ये बड़ा गैर मामूली बयान है, दोबारा पढ़ता हूं, अगर केसेस नहीं सुन सकते तो घर जाएं, ये शाही दरबार नहीं है, ये आईनी अदालतें हैं। और 26वीं आईनी तरमीम की खूबसूरती ये है कि जुडिशरी का जो है वो एहतसाब इसमें शामिल है। अब मामला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको पता है, पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं, जस्टिस बाबर सत्तार ने एक जुडिशियल ऑर्डर पास किया कि मैंने एक केस सुनने से रिक्यूज किया है, तो कानूनी तौर पर जो मैं कर सकता हूं, तो फिर मैंने बेंच में एक केस भेज दिया। जो कानूनी ये आपका इख्तियार नहीं है, कायम काम चीफ जस्टिस उन्होंने कहा। जस्टिस सरदार एजाज साख खान की बेंच से मिसाल यूसुफ जई इमरान खान मुलाकातों वाला केस लिया गया, तो उन्होंने भी कुछ यूं ही लिखा कि चीफ साहब आप जो केस एक बेंच में मार्क कर दिया जाता है, फिक्स हो जाता है, वो सुन रहा होता तो उसके बेंच से वो केस नहीं लिया जा सकता। फिर उसके बाद जो है वो हमने देखा कि जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है और जस्टिस सरदार एजाज साख खान है, उनके डिवीजन बेंच ने एक बड़ी डिटेल जजमेंट दी, जिसके बारे से कल मैंने आपको बताया। क्रक्स ये था कि कायम काम चीफ जस्टिस को वो बता रहे थे कि ये केसेस जो है वो जिस बेंच में है वही सुनेगा, उस बेंच की मर्जी के बगैर आप इस तरह नहीं कर सकते। और कानून में और हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के तहत उन्होंने बड़ी तफसील के साथ गाइडलाइंस बताई कि किसने ये मार्किंग करनी है, किसने केसेस फिक्स करने हैं, कौन ट्रांसफर कर सकता है। और डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के हवाले से उन्होंने गाइडलाइंस दी कि वो ये सारे मामला कर सकता है। चीफ जस्टिस ने रोस्टर की मंजूरी देनी होती है।
لیکن اس کے باوجود جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں ان کا بیان بہت جو وہ سوالات اٹھا رہا ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جو ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس میرے بینچ میں نہیں تھا دوسرے بینچ کا تھا, یا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس میرے بینچ کا تھا آپ دوسرے بینچ نہیں بھیج سکتے, ان پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. حالانکہ قانونی طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ ججز جو بینچز کی تشکیل کے حوالے سے, بینچز کی تبدیلی کے حوالے سے سوالات اٹھا رہے ہیں, وہ قانون کے مطابق درست سوالات اٹھا رہے ہیں اور وہ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کی بات کر رہے ہیں. جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے جو آرڈر پاس کیا تھا اس میں انہوں نے حوالہ دیا, انہوں نے کہا کہ قائم مقام چیف جسٹس نے جو انتظامی سائٹ پہ آرڈر پاس کیا ہے اس میں انہوں نے کوئی ریزننگ نہیں دی, کسی لا کا حوالہ نہیں دیا کہ کس قانون کے تحت وہ جو ہے وہ ایکٹ کر رہے ہیں. بہرحال اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہے ایسے لگتا ہے ٹرانسفر ججز کے ساتھ کھڑے ہیں اور اوپر بھی ٹرانسفر ججز کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور جو جوڈیشل کمیشن ہے وہاں پہ بھی انہوں نے منظوری دی. آگے چل کر جو مستقل چیف جسٹس لگنا ہے 18 اپریل کے حوالے سے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تاریخ آئی ہے کہ 18 اپریل کو اس کیس کی سماعت ہو سکتی ہے, تو وہاں پہ بھی حکومت جو ہے وہ ٹرانسفر ججز کے ساتھ. تو آپ نے قانون کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, آپ نے آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, کہتے تو سارے یہی ہیں, یا آپ نے اپنی مرضی اور خواہش اور منشا کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, یہ اب حکومت کو طے کرنا ہے. اور یہ الفاظ بڑے اہم ہیں, اگر کیسے نہیں سن سکتے تو گھر جائیں, یہ شاہی دربار نہیں ہے, آئینی عدالتیں ہیں. 14 اپریل کو بڑا سرپرائز جو وہ دن ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے سٹنگ ججز جس میں جسٹس محسن اختر کیانی, سردار اعجاز اسحاق خان, طارق محمود جہانگیری, بابر ستار اور سمن رفعت امتیاز, 5 سٹنگ ججز انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر رکھا ہے اور انہوں نے جو سینیارٹی تھی اس کو چیلنج کر رکھا ہے. ان کی جو ریپریزنٹیشن اس وقت کے چیف جسٹس عامر فاروق نے خارج کی تھی اس کو چیلنج کر رکھا ہے. انہوں نے ٹرانسفر ججز کو چیلنج کر رکھا ہے, انہوں نے بغیر اوتھ کے کام کرنے کو چیلنج کر رکھا ہے. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے چیلنج کر رکھی ہیں اور اس پر 14 اپریل کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئینی بینچ اس کیس, اہم کیس کی سماعت جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے. اور وہاں پہ بڑا سرپرائز بھی مل سکتا ہے. اس میں 2 قسم کے سرپرائز ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ اس میں اگر سٹے ہو جاتا ہے, اگر سپریم کورٹ کا آئینی بینچ یہ کہتا ہے کہ یہ جو 18 اپریل کو مستقل ججز کے حوالے سے معاملہ جا رہا ہے تو قائم مقام چیف جسٹس جسٹس سرفراز ڈوگر ان کو مستقل نہ کیا جائے جب تک کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا, تو پھر تو ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا, بڑی خبر ہوگی. اور ایک اور سرپرائز بھی آ سکتا ہے, وہ سرپرائز آپ کو مننے کو بتائیں گے کہ وہ سرپرائز کیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے. ایک تو اس پہ بات کریں گے, اور یہ بڑی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی ود ان جوڈیشری ایک اتنے بڑے پیمانے پر ایک فائٹ, ایک جنگ شروع ہو چکی ہے. اب یہ کون جیتے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا. 26ویں آئینی ترمیم بھی ہوئی, اس کے بعد ٹرانسفر ججز والا معاملہ بھی ہوا. 6 ججز نے جو خط لکھا تھا وہ بیہائنڈ دا سین چلا گیا, اس کا کچھ معلوم نہیں. 5 ججز جو ٹرانسفر کی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں, انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں, اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. دیکھنا ہے کہ وہ جنگ وہ جیت پائیں گے. آئینی جو بینچ ہے وہ کہاں پہ ہوگا. پھر آئینی بینچ میں نئے ججز بھی شامل ہیں, وہ ججز جن کے حوالے سے یہ پٹیشنیں دائر ہوئی تھیں کہ ان کی تعیناتی سپریم کورٹ آف پاکستان میں روکی جائے. اور یہ کہا گیا تھا کہ جب تک کہ اس کا فیٹ 26ویں آئینی ترمیم کا ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتا تب تک ان کی تعیناتی روک دی جائے. لیکن تعیناتی نہیں روکی تھی اور وہ ججز آ گئے, اور اب وہ ججز 5 جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کی پٹیشن جو ہے وہ سننے والے بینچ میں بھی شامل ہیں. تو یہ ایک عجیب سا ٹرائکا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوگا 14 اپریل کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے. یہ تو ہم جو ہے وہ دیکھیں گے, اور کیا صورتحال بنتی ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے. آگے بڑھتے ہیں. جی ایچ کیو حملہ کیس, ایسے لگ رہا تھا کہ 15 فروری 2025 کو جو آخری سماعت ہوئی تھی, تو آج 12 اپریل کو تقریباً 2 ماہ کے بعد اڈیالہ جیل میں سماعت ہوگی. جج جو ہے وہ سماعت کریں گے, انسداد دہشت گردی عدالت راول پنڈی کے جج امجد علی شاہ صاحب سماعت کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا, ایسا امکان تھا, نہیں ہوا. اب سوال یہ ہے کہ 16 اپریل کو یہ سماعت چلی گئی ہے, 16 اپریل کو یہ سماعت ہو سکے گی. بظاہر ایسے لگ رہا ہے مجھے کہ 16 اپریل کو سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی, لیکن پھر بھی مائنر سا ہم نے رکھنا ہے امکانی صورتحال. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اپنی جو بات ہے اس کو آپ کو جو بیکنگ مل رہی ہے, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جب یہ کہہ دیا
کہ 9 मई के केसेस आपने 4 माह में डिसाइड करने हैं, तो 14-15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत होने जा रही है। तो इट मीन कि 15 अप्रैल को ये तय हो जाएगा और ठप्पा लग जाएगा कि 4 माह में जो है वो एटीसी कोर्ट्स ने ये फैसले करने हैं या उसमें कोई तरमीम होगी। अगर तो यही रहा कि 4 माह में एटीसी कोर्ट्स ने ये फैसले करने हैं, तो फिर 16 अप्रैल को अडियाला जेल में ही समाअत होगी और जो मुलाकातों वाला सिलसिला रुका हुआ था वो बहाल हो जाएगा। उसमें फैमिली भी, वकला भी मुलाकातें भी कर सकेंगे और जो पॉलिसी बयानात हैं वो भी आपको आते हुए नजर आएंगे। ये एक केस था जीएचक्यू हमला केस, जिसमें 16 अप्रैल यहाँ पे रावलपिंडी में 9 मई के 11 और केसेस भी हैं जिनमें समाअत जो है वो 19 अप्रैल तक गई है। 3 केसेस में कॉपीज तकसीम हो गई हैं। मतलब ये है कि उनमें भी अब ट्रायल जो है वो शुरू होने जा रहे हैं। छोटी छोटी तारीखें पढ़ना शुरू हो गई हैं। 15 फरवरी के बाद हमने देखा कि भूल ही गए थे कि ये कोई केस भी जो है वो एग्जिस्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। कराची बार की जानिब से बड़ा जब वो काकेदार किस्म का बयान सामने आया है। नहरों का मसला चल रहा है, किनाल्स का इशू चल रहा है। पीपल्स पार्टी तो बाद में एक्टिव हुई, लेकिन वहां की जो मकामी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो सिविल सोसाइटी है, वहां के जो लोग हैं, किसान हैं, उनकी जानिब से बड़ा सख्त किस्म का एहतजाज किया जा रहा है। JUIF की जानिब से पिछले दिनों धरना दिया गया। फिर जो बार एसोसिएशन हैं, वकला एक्टिव हो गए हैं और कराची बार एसोसिएशन की जानिब से एक खतरे की घंटी हुकूमत के लिए यह बजाई गई है कि अगर हुकूमत जो है वो केनाल वाला मामला आगे बढ़ाती है, बनाने की कोशिश करती है, इससे वापस नहीं हटती, तो वो सिंध और पंजाब का जो बॉर्डर है वो बंद कर देंगे। तो ये एक बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल हमें लग रही है, नजर आ रही है, जो वो हुकूमत के लिए पैदा हो रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी मरकज में हुकूमती इत्तेहादी है। क्या पीपल्स पार्टी जिस तरह बयान दे रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने बयान दिया, इसके अलावा आसिफ अली जरदारी बयान दे चुके हैं, उनके मिनिस्टर्स बयान दे चुके हैं, अब जो है वहां की मकामी क़यादत, बार्स, वकला, सिविल सोसाइटी, किसान सब जो है वो सख्त रद्द अमल दे रहे हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी मरकज में हुकूमत के साथ ही चलेगी कि जब हुकूमत अगर इससे पीछे नहीं हटती? तो ये बड़ा अहम सवाल है और मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिन जो है इस हवाले से बहुत अहम है। तो खैबर पख्तूनख्वा मिनरल्स बिल के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ एक बड़ी अहम टसल जो है चल रही है, वो भी हुकूमत के लिए एक जो है वो आप ये कह सकते हैं कि एक सिनेरियो, बदलता हुआ सिनेरियो जो है वो बन सकता है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर पर पार्टी के अंदर से और सोशल मीडिया से और पार्टी कारकुनान से बहुत प्रेशर है कि जब तक इमरान खान इस हवाले से इजाजत ना दे, मंजूरी ना दे, तब तक ये बिल पास ना करवाया जाए। आगे बढ़ते हैं। मुज़ाकरात के हवाले से सलमान अकरम राजा ने यह कहा है लाहौर में मीडिया से बात करते हुए कि जो आजम सवाती साहब बात कर रहे हैं ये अपने तौर पर कर रहे हैं, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ये उनका जाती फेल है कि वो जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ या किसी के साथ एंगेज कर रहे हैं। और मैं पढ़ रहा था कि शहबाज गिल जो है उन्होंने ये कहा, उन्होंने वैसे बात ठीक की, उन्होंने कहा कि अगर आपने मुज़ाकरात करनी है सवाती साहब तो खामोशी से लगे रहें, आपको ऐलान करने की क्या जरूरत है, क्योंकि सवाती साहब भी तो टीवी चैनल्स पे आकर कह रहे हैं मुझे इजाजत दे दी है, मैंने काम शुरू कर दिया है, अब मुलाकात होने लगी है, अब अहम मुलाकात होने लगी है, 4 दिनों बाद कोई गैर मामूली उनकी मुलाकात है। तो इस तरह मुज़ाकरात जो है वो जो बिहाइंड द सीन चीजें होती हैं वो नहीं चला करती। बहरहाल सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल है PTI के, उन्होंने डिसऑन किया है। अब मामला ये है कि तय तभी होना है जब इमरान खान साहब से सलमान अकरम राजा मिलेंगे, इमरान खान साहब से अलीमा खान मिलेंगी, या और कोई ऐसा लीडर मिलेगा जिससे हम ये तवक्को करें कि वही बात बाहर आए जो इमरान खान साहब जो है वो अंदर बात उन्होंने की होगी। तो ये आज की 3-4 अपडेट्स थी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।